नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से ठीक पहले सामान्य तौर से प्रकाशित होती है और जिसको हम एमिशन गैप रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, वर्ष 2024 की रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में क्या खास बातें कही गई हैं, आज इन फोकस के प्रोग्राम में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर बात करेंगे। सबसे पहले खबर को हमने जान लिया है, जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो एमिशन गैप रिपोर्ट या उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट आई है वर्ष 2024 की, सबसे पहले इसके सामान्य परिचय को जानने की कोशिश करेंगे, यानी ये रिपोर्ट है क्या, किसके द्वारा ये जारी की जाती है। फिर वर्ष 2024 की इस रिपोर्ट में क्या प्रमुख बातें कही गई हैं, इन सभी बातों पर आप एक सामान्य दृष्टि डालने की कोशिश करेंगे और फिर अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके पर्यावरण संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। अब हम एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। जो एमिशन गैस रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2024 की रिपोर्ट का नाम क्या है? एमिशंस गैप रिपोर्ट यानी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024। नो मोर हॉट एयर यानी अब और गर्म हवा नहीं, प्लीज। ये इसका पूरा एक आप कह सकते हैं टाइटल है, और टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के प्रभाव हम देख रहे हैं, उसके कारण ये कहना जरूरी हो गया है कि कम से कम अब इस प्रकार से अपने रहन सहन के तरीके ना अपनाएं जो हवा को और ज्यादा, पर्यावरण को और ज्यादा गर्म करते रहें, या पर्यावरण में इस प्रकार की गैसों का लगातार उत्सर्जन करते रहे जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी हो रही है। रिपोर्ट आपको बता दिया है कि एक वार्षिक बैठक से पहले आती है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बैठक है। इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठक 29 अजरबैजान के बाकू में होने वाली है 11 नवंबर से। तो इससे पहले ही सामान्य तौर से इस जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो वार्षिक बैठक होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उससे जस्ट पहले ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट आती है, जिसको हम एमिशन गैप रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इस बार भी क्योंकि ये बैठक नवंबर में होने वाली है, तो ये रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ने के लिए या हमें ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना चाहिए, उन टारगेट्स को प्राप्त करने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। जिस गति से हमें वो टारगेट्स प्राप्त करना चाहिए, उस गति को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग को जो पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक हमें रोकना है, पेरिस समझौते 2015 के अनुसार उस लक्ष्य को प्राप्त करना अब हमारे एक तरह से उस स्थिति में हम नहीं है। और जो ये एमिशन गैप रिपोर्ट है, ये देशों की प्रतिबद्धताओं के साथ वैश्विक उत्सर्जन और वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के स्तर के बीच के अंतर को ही ट्रैक करती है। यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान को रोकने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए और जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके बीच का जो अंतर होता है उसी को ट्रैक किया जाता है एमिशन गैप रिपोर्ट के माध्यम से। इसलिए इसको गैप रिपोर्ट कहा गया है। यानी जो हमें करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उसके बीच जो अंतराल है, उसी पर यह रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, इसके बारे में सामान्य तथ्यों को पता कर लेते हैं। सरकार ये रिपोर्ट कहती है कि उत्सर्जन में तत्काल कमी की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग के का कारण आप जानते होंगे कि ग्रीन हमारी अलग अलग प्रकार के हमारे लाइफ स्टाइल के कारण जिस प्रकार से हमारा जीवन शैली बनी हुई है, उसमें हम जीवाश्म ईंधनों का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कुछ ग्रीन हाउस गैसों का वायुमंडल में कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता लगातार बढ़ती चली गई है। ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका विशिष्ट योगदान है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो इनकी सांद्रता अगर वायुमंडल में एक सीमा से ज्यादा बढ़ेगी तो ये पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी की तरफ, जहां पृथ्वी से विकिरित होने वाली किरणों को एक तरह से ट्रैप कर लेती है, जिससे वायुमंडल गर्म होने लगता है और पृथ्वी का तापमान औसत से ज्यादा होने लगता है।
और इसी के कारण इसी समस्या को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो वैश्विक विश्व भर के जलवायु में बड़े स्तर पर परिवर्तनों को एक संचालित कर रही है। अगर हम इस तरह के परिवर्तनों को रोकना चाहते हैं तो पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते 2015 के अनुसार हमें पूर्व औद्योगिक स्तर के मुकाबले जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री यानी जो वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने तक रोकना होगा, यानी वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ना बढ़े। सरकारों को पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने पार करने से बचने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों द्वारा कार्य योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए, उनमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक 42% और 2035 तक 57% तक कम करना होगा अगर वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का एक टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है। तापमान में कुछ अनुमानों पर भी बात की गई है, जैसे त्वरित वैश्विक कार्रवाई के बिना सदी के अंत तक तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस से 3.1 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ सकता है, जिससे लोगों और अर्थव्यवस्था को गंभीर परिणाम इसके भुगतने होंगे। इसके अंतर्गत वैश्विक मोबिलाइजेशन की भी बात की गई है कि अगर इस समस्या से निपटना है तो वैश्विक स्तर पर एक लामबंदी भी करनी पड़ेगी, एक सहयोग स्थापित करना पड़ेगा। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो कार्यकारी निदेशक है जिनका नाम है इंगर एंडरसन, उन्होंने कहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को अप्राप्य यानी वो प्राप्त हो नहीं होने की स्थिति में होने से रोकने के लिए अभूतपूर्व वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर विश्व 1.5 डिग्री सेल्सियस के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और इसको रोकना चाहता है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, तो उन्हें अभूतपूर्व कार्रवाई करनी पड़ेगी, वैश्विक स्तर पर देशों को लामबंद होना पड़ेगा। नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, आप जानते हैं कि वर्ष 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था उसके बाद अलग अलग देशों द्वारा अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन को जारी किया जाता है और ये उनके राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजनाएं होती हैं, कुछ टारगेट होते हैं जिसके अंतर्गत वो उल्लेख करते हैं कि वो जलवायु परिवर्तन की समस्या से किस प्रकार निपटेंगे। जैसे भारत का जो एनडीसी है उसी के अंतर्गत भारत ने निर्धारित किया है कि वर्ष 2070 तक वो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, कार्बन फ्री शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, यानी एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा जहां पर भारत द्वारा उत्सर्जित जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वायुमंडल की भी उतनी क्षमता होगी, या टेक्नोलॉजी के माध्यम से वायुमंडल और टेक्नोलॉजी की उतनी क्षमता होगी कि उतनी ही ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषण करने में हमारा वायुमंडल सक्षम होगा। तो भारत द्वारा किसी भी प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों के कॉन्सेंट्रेशन में अतिरिक्त योगदान नहीं किया जाएगा। इसी को हम कहते हैं शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। इस लक्ष्य को भारत ने अपने एनडीसी के अंतर्गत निर्धारित किया है और 2070 तक भारत इस प्रकार का लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि देश, ये उम्मीद जाहिर की गई है कि अलग अलग देश अगले साल की शुरुआत में जो ब्राजील में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP30 की बैठक होने वाली है, उसमें अपने अपडेटेड अद्यतन एनडीसी प्रस्तुत करेंगे और उसमें और अधिक टारगेट निर्धारित किए जाएंगे और अधिक महत्वाकांक्षाओं के साथ टारगेट निर्धारित किए जाएंगे। मौजूदा एनडीसी का अगर पूर्ण कार्यान्वयन भी कर दिया जाता है उसके बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग 2.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है, यानी जो वैश्विक औसत तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है पूर्व औद्योगिक स्तर के मुकाबले 2.6 डिग्री सेल्सियस की, अगर हम वर्तमान लक्ष्यों को भी लेकर के चलते हैं। इसलिए और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को एनडीसी के अंतर्गत निर्धारित करने की आवश्यकता है। उत्सर्जन में कमी की भी आवश्यकता है। 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य पर बने रहने के लिए वैश्विक उत्सर्जन में 2035 तक प्रतिवर्ष 7.5% की गिरावट की आवश्यकता है, खासकर तब जब 2023 में उत्सर्जन 57.1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट के रिकॉर्ड के उच्च स्तर पर पहुंच गया हो। ये सारी बातें रिपोर्ट में कही गई है। अगर हम तकनीकी साध्यता की बात करें तो 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन में 52% की कमी लाना तकनीकी रूप से संभव है, जिसकी लागत $200 प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य से कम होगी, जिसमें सौर, पवन और वन संरक्षण जैसी भूमिका में निवेश भी प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इसके अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शमन निवेश यानी मिटिगेशन टारगेट्स
मिटिगेशन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने के लिए, उनको कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जो आवश्यकता पड़ेगी उसको समन निवेश कहा गया है। इन समन निवेशों में उल्लेखनीय वृद्धि करनी होगी और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार की भी आवश्यकता होगी। अगर हम प्रमुख उत्सर्जकों की बात करें तो रिपोर्ट में इस बात पर भी बल दिया गया है कि जो सबसे बड़े उत्सर्जक है, सबसे बड़े उत्सर्जक कौन से हैं? G20 के देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। उन्हीं पर उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु वित्त पोषण के प्रयासों का नेतृत्व करने की विशेष जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए आप जानते हैं कि वित्त का प्रबंधन करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है और वित्त का प्रबंधन करने की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी विकसित देशों पर पड़ती है। लेकिन यहाँ पर G20 देशों की बात की गई है। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से विकसित देश ही वे देश हैं जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को प्रोत्साहित किया है जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से, और ऐतिहासिक रूप से उनकी सबसे अधिक जिम्मेदारी बैठती है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर के। इसलिए ऐसा माना जाता है कि विकसित देशों को विकासशील देशों और कम विकसित देशों को ग्रीन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना चाहिए। साथ ही इस प्रकार के फंड भी स्थापित करने चाहिए जिससे विकासशील देश और कम विकसित देश अपनी अर्थव्यवस्था में एक संक्रमण की स्थिति को प्राप्त कर सके। उनकी अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन आधारित के बजाय ग्रीन टेक्नोलॉजी या आप कह सकते हैं कि हरित ऊर्जा स्रोतों पर आधारित हो सके। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की ही मानी जाती है। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए जो फंड की व्यवस्था करनी चाहिए या इसके लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है वो विश्व के सबसे अधिक विकसित देशों यानी G20 देशों पर आती है। एनडीसी में कुछ जवाबदेही की भी बात की गई है कि जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित कार्य योजनाएं हैं वो और अधिक स्पष्ट होनी चाहिए। ये रिपोर्ट में कहा गया है विशिष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए, जिसमें सभी ग्रीन हाउस गैसों, जो 4 गैसें अभी आपको बताई थी, और क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए तथा इसका कार्यान्वयन और जवाबदेही के लिए एक अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। साथ ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु लक्ष्यों को विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए तालमेल बैठाने के लिए, आप जानते हैं कि अगर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो जलवायु लक्ष्यों को हासिल करें तो उन्हें एक ट्रांजिशन से गुजरना पड़ेगा। यानी अभी जो जीवाश्म ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था है उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक संक्रमण से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए विकास लक्ष्यों से एक समझौता करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके साथ इन दोनों लक्ष्यों को संरेखित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो किस देश को कितने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी इसके भी विवरण देने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि भले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर लिया जाए, फिर भी कम कार्बन वाले भविष्य के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण बना रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एक डिग्री का भी अंतर पड़ता है तो वो डिग्री का अंतर भी मानव स्वास्थ्य को बचा सकता है, मनुष्य के भविष्य को बचा सकता है, जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए एक डिग्री का महत्व है। अगर 1.5 डिग्री का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब भी प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए, महत्वाकांक्षी होने चाहिए। आगामी COP29 की बैठक जो कि अजरबैजान के बाकू में 11 नवंबर 2024 से शुरू होने वाली है, राष्ट्रों को एक स्थायी भविष्य के लिए क्रांतिकारी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए बाकू अजरबैजान में आगामी COP29 में अपनी प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इस तरह की बातें भी इस रिपोर्ट में कही गई है। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP29 की बैठक कहां होगी? संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्जिया, आर्मेनिया या अजरबैजान? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। साथ ही एक और सुविधा का लाभ इस दिवाली के अवसर पर उठाना न भूलें। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक विषयों के ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको 26 से 27 अक्टूबर को 40% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप और साथ ही आप इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ जरूर उठाइए। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है और दिवाली के शुभ अवसर पर इस सुविधा का लाभ आपको दिया जा रहा है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।